हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे सी-टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से हिंदी भाषा की क्लास नंबर 3। दोस्तों इस क्लास में हम गद्यांश भी देखेंगे और पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र भी देखेंगे। दोस्तों यदि आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसको आप एक मॉडल पेपर के रूप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों गद्यांश करेंगे, उसके बाद पद्यांश करेंगे और फिर दोस्तों उसके बाद हम पेडागोजी करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो चलिए दोस्तों गद्यांश को पढ़ते हैं। पहले, राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं, इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचायक है। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। दोस्तों ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए? चौकोर, तिकोना, आयताकार या गोल? तो दोस्तों लास्ट लाइन में ही लिखा है झंडे का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है? सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है, सूर्योदय के बाद ही फहराया जा सकता है, दिन रात फहराया जा सकता है या केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है? तो दोस्तों दिन और रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। यह नियमों में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हरा रंग, श्वेत रंग, नीला रंग या केसरिया रंग? बताइए दोस्तों। आपने तिरंगा देखा होगा, अपना प्यारा तिरंगा, हमारी आन बान शान हमारा तिरंगा आपने देखा होगा। तो बताइए सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो ऊपर दोस्तों केसरिया रंग होता है। बीच में दोस्तों कौन सा? सफेद रंग होता है। और नीचे कौन सा दोस्तों? ग्रीन यानी हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा रंग किसका परिचायक है? शांति, समृद्धि, साहस या बलिदान? दोस्तों हरा रंग किसका परिचायक? श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचायक है। हरा रंग दोस्तों संपन्नता और खुशहाली का परिचायक है। किसका दोस्तों? संपन्नता और खुशहाली का परिचायक है। संपन्नता और खुशहाली को दोस्तों समृद्धि भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समृद्धि भी कहा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से आप देखें तो पर्यायवाची शब्द को आंसर में दिया गया है। तो यह ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, खंभे पर बंधे ध्वज को खोलना, ध्वज को खंभे पर फूल डालकर बांधना या खंभे पर बंधे ध्वज को सलामी देना? बताइए दोस्तों ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? इस गद्यांश में हमने पढ़ा है ध्वजारोहण की कौन सी प्रक्रिया को बताया गया है। तो दोस्तों ध्वजारोहण की कौन सी प्रक्रिया को बताया गया है? यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, यानी ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय में संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा?
सूर्यो जमा उदय, सूर्य जमा उदय, या सूर्य जमा उदय, या सूर्य जमा उदय, बताइए दोस्तों। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्य जमा उदय, यानी सूर्य धन उदय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भिन्न है? श्वेत, चक्र, केसरिया या हरा, बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है ये। कौन सा शब्द है जो सबसे भिन्न है? तो दोस्तों जो चक्र है यह सबसे भिन्न है। श्वेत एक रंग है, केसरिया भी रंग है और हरा भी रंग है, परंतु जो चक्र है यह अलग है। यह रंग की बात नहीं बल्कि चक्र की बात यहां पर हुई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। नियमों के अनुसार को क्या कहा जाएगा एक शब्द में? नियमानुसार, नियमानुसार, नियम अनुसार, या दोस्तों नियमानुसार, बताइए। नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द का प्रयोग आप कौन सा करेंगे? दोस्तों नियमानुसार होगा इसका सही आंसर। और यह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में सेम लिखा है, मिस टाइपिंग हो गई है। इसका पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? नियमानुसार राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द हमेशा नियमानुसार होता है। ऑप्शन ए और बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है ट्रिय या ईय या ईय प्रत्यय, बताइए। राष्ट्रीय शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों राष्ट्र शब्द होता है, क्या होता है? राष्ट्र शब्द होता है। इसमें जब ईय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है राष्ट्रीय। क्या बन जाता है? राष्ट्रीय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आता है कविता। चलिए कविता को पढ़ते हैं, फिर कविता द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी शानदार तरीके से हल करते हैं। दोस्तों जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं। कुछ भी बन बस कायर मत बन। क्या दोस्तों? आप कुछ भी बनो बस कायर मत बनो। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। क्रंदन का मतलब दोस्तों होता है रोना। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर ना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। दोस्तों एक बार और कविता को पढ़ते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। दोस्तों बेहतरीन कविता है, आइए देखते हैं इसको, और इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? खुशियां भरने के, दुख देने के, बाधा डालने के, या मार्ग अवरुद्ध करने के? दोस्तों काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों क्या तेरी राह रोकते पाहन, पाहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राह रोकने के लिए, यानी मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए बाधा ना डालने के, दुख देने के या खुशियां भरने के, चारों ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है तेरी राह रोकते पाहन। तो कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयोग किया है? राह रोकने के, यानी मार्ग को अवरुद्ध करने के। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? परिश्रमी, कायर, साहसी या कोमल, बताइए। तो दोस्तों कवि ने इस कविता में कहा है कि आपको कायर नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है? कुछ भी बन बस कायर मत बन। आगे बढ़ते हैं। किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? दुष्ट के सम्मुख, प्रकृति के सम्मुख, स्वयं के सम्मुख, या दोस्तों मनुज के सम्मुख, बताइए।
कवि ने किसके सम्मुख आत्मसमर्पण करने से मना किया है? दोस्तों ये लास्ट लाइन में लिखा है, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। यानी दुष्ट के समक्ष आपको आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति से आया है? अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, भी वन बस, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना। दोस्तों समझौतावादी, समझौता आप किसको किस प्रकार से करेंगे? कुछ ना करेगा या किया करेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समझौता आप किसको कहेंगे? जहां पर कुछ आपस में ले देकर समझौता कर लिया जाता है। मान लीजिए दो पक्षों के मध्य किसी चीज को लेकर लड़ाई चल रही है, तो समझौता वहां पर कैसा होगा कि आप इस वस्तु को आधा आप रख लो, आधा आप रख लो, यानी वहां पर क्या हो गया? समझौता हो गया। तो यहां पर समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में है? ले देकर जीना क्या जीना, यह इस पंक्ति में इसका समझौतावादी भाव आता है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मानवता ने तुझको सींचा, पंक्ति का क्या आशय है? मानवीय गुणों का पोषण, मानवता का अभाव, मानव द्वारा सिंचाई करना या मानवता में विश्वास। बताइए, मानवता ने तुझको सींचा, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो दोस्तों इसका जो आशय है वह क्या है? वह है मानवीय गुणों का पोषण करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कातर का क्या अर्थ है? संकोच, निर्लज्ज, आत्म अविश्वास या भयाकुल। बताइए दोस्तों, कातर शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों कातर शब्द का बताइए क्या अर्थ है? तो दोस्तों कातर शब्द का अर्थ है भयाकुल होना। क्या होना? भयाकुल होना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये इस पंक्ति में लिखा हुआ है, किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, यानी भय युक्त क्रंदन, यानी भय के मारे रोना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहां से पैडागोजी शुरू होती है, आइए हम इनको भी करते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। बताइए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? दोस्तों कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए ऐसी कहानी का आप चयन करेंगे जिसके शब्दों और वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी हो? चित्रात्मक हो, क्योंकि बच्चे जो है चित्र के माध्यम से जल्दी चीजों को समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है? साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश या भाषा आकलन। बताइए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो दोस्तों भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या हो जाएगा? भाषा परिवेश हो जाएगा। दोस्तों जो भाषा अर्जन है, यह जो भाषा अर्जित होती है, यह बालक कहाँ से करता है? यह बालक अपने परिवार से करता है, अपने आस पड़ोस से करता है। लेकिन जो भाषा अधिगम है यह विद्यालय में होता है। कहाँ होता है? विद्यालय में होता है, और बालक इसको विद्यालय में सीखता है। यानी कुल मिलाकर परिवेश का अंतर हो गया। जो भाषा अर्जन है यह अनौपचारिक रूप से होता है। कैसे होता है दोस्तों? अनौपचारिक रूप से होता है। और भाषा जो सीखना है, भाषा अधिगम है, यह औपचारिक रूप से होता है। कैसे होता है? औपचारिक रूप से होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं या बाधक हैं? बताइए दोस्तों, जो पत्र पत्रिकाएं होती है वह क्या भाषा सीखने में बाधक आएंगी? क्या त्रुटियां बढ़ेंगी उससे, या एक साधक होंगी, या पत्र पत्रिकाएं केवल बड़े लोग यानी बड़े बुजुर्ग ही पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों जो पत्र पत्रिकाएं हैं भाषा सीखने में साधक का कार्य करती हैं। साधक कैसे दोस्तों? जब कोई बालक या बालिका पत्र पत्रिकाएं पढ़ता है तो वह शब्दों को गहनता से सीख सकता है। जो गलतियां वह कर रहा होता है पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर उसमें सुधार भी कर सकता है, यानी सहायता करती हैं पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है? बताइए दोस्तों,
भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया है उसके संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो दोस्तों भाषा में आकलन की प्रक्रिया जो है वह सीखने और सिखाने के दौरान ही चलती रहती है, पाठ के अंत में नहीं की जाती, या केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए नहीं की जाती, या शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए नहीं की जाती, बल्कि सीखने और सिखाने के दौरान ही चलती रहती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्गों की पहचान। बताइए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो वह है दोस्तों अर्थ का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, अर्थ का। प्राथमिक स्तर पर जो दोस्तों पढ़ने की क्षमता है इसका आकलन करने के लिए आप अर्थ के निर्माण को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होगा वह विराम चिन्हों का ज्ञान उसको होगा, परंतु उसमें वो गलतियां कर सकता है, वो दोस्तों एक प्रवाह से भी नहीं पढ़ सकता, अटक अटक कर पढ़ता है। इसलिए दोस्तों यहां पर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वह अर्थ का निर्माण होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द्विभाषिक बच्चे डॉट डॉट विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो दोस्तों जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं जिन्हें दो भाषाओं का ज्ञान होता है वह उनका जो संज्ञानात्मक विकास है सामाजिक और सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत कैसा होता है, बेहतर होता है। यानी आप द्विभाषिक बच्चे इस खाली स्थान में संज्ञानात्मक आ जाएगा और सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख या सुलेख। बताइए, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो वह है दोस्तों श्रुतलेख। क्या है, श्रुतलेख। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, या विभिन्न व्यवसायों से। बताइए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, और यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है यह चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट डॉट ने किया। पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की या स्किनर। चॉम्स्की ने दोस्तों सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। किसका दोस्तों, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों जो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीखने का समर्थन करते हैं वह पियाजे महोदय हैं। इनका सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, माफ करिएगा, वाइगोत्स्की महोदय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, और यही सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखने को समर्थन करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट डॉट से उसका नाता ना टूटे। भाषा प्रयोग से ना टूटे, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से, या व्याकरण सीखने से। बताइए, हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट डॉट से उसका नाता ना टूटे। तो दोस्तों भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। बताइए दोस्तों, जो भाषा कौशल है, भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बोलना, लिखना, सुनना और दोस्तों
पढ़ना, ये होते हैं भाषा कौशल। तो दोस्तों ये जो भाषा कौशल होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है, निवेश, समृद्ध संप्रेषण वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा या सरल पाठ्य पुस्तक, बताइए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने और सिखाने के लिए की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह है दोस्तों संप्रेषण युक्त, एक अच्छा समृद्धशाली संप्रेषण युक्त वातावरण होना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, बताइए। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है दोस्तों कि बच्चों को क्या करना चाहिए, भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो डॉट डॉट में मदद करता है बच्चों को भय मुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में या कार्य को संचित करने में, बताइए। दोस्तों पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल या फोल्डर होता है जिसमें एक बच्चे की संपूर्ण जानकारी होती है। तो दोस्तों जो पोर्टफोलियो है यह क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों जो फाइल होती है इसमें बच्चा किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, कब उसकी क्या प्रगति रही, सब विवरण होता है। दोस्तों इससे आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चे के सीखने में क्रमिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान बाल साहित्य की पुस्तकों का है, विभिन्न प्रकार की कविताओं का है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का है या राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का है, बताइए। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का होता है। क्या यह बात सही है, बताइए दोस्तों। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है, क्या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का होता है या बाल साहित्यिक पुस्तकों का होता है या विभिन्न प्रकार की कविताओं का होता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सही ऑप्शन मुझे लग रहा है वह ऑप्शन डी लग रहा है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का होता है। इससे जो बच्चे का भाषा ज्ञान है उसका क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो भाषा लिखी होती है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में वो राष्ट्रीय लेवल की होती है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आज की क्लास में दोस्तों हमने तीसरा मॉडल पेपर या तीसरी क्लास कंप्लीट कर ली है। दोस्तों आई होप आपको यह तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।